स्वागत है दोस्तों। मैं सुजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक्चुअली आज दोस्तों हमने ये एक नया प्लेटफॉर्म जहां पे हम प्रैक्टिस के माध्यम से हम आपका प्रिपरेशन करा रहे हैं सारे एग्ज़ाम का। मैंने इसमें बताया था प्रैक्टिस सीरीज चलेंगे, जिसमें प्रैक्टिस से आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी वो फाइनल टच देने के लिए जो आप एग्जामिनेशन में नहीं दे पाते हो। इसीलिए हमने प्रैक्टिस बैच शुरू किया। और ये मैंने कल ही बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, जिसमें प्रैक्टिस हमारा दो तरीके से चलेगा, एक क्वेश्चन बेस्ड होगा और एक टॉपिक बेस्ड होगा। टॉपिक जब हम उठाएंगे तो उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे अटेम्प्ट करेंगे, जितना क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आज वो टॉपिक सीरीज का जो टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज है उसका ये पहला सेट है, जिसमें हमने चुना है आर्टिकल को, संविधान का अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे भाग 3 का जो मौलिक अधिकार है, भाग 4 का जो डीपीएसपी है। ठीक है, तो आज पहले पार्ट में हम भाग 3 तक कवर करेंगे, भाग 1, 2 और 3, जिसमें बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं मैंने उन्हीं क्वेश्चन को पुट आउट किया है और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा ताकि आपको उसी समय याद हो जाए। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप और यूनियन जो भी भाग 1, 2 और 3 में सम्मिलित है वो पूरी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए, तो पहले से क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। नए राज्यों का प्रवेश, अब देखिए इसमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि ऑप्शन 1, 2, 3, 12। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक तो भारत का भूभाग क्षेत्र है, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद तक नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। यानी ये 3 भाग हम आज कवर करने जा रहे हैं, जिसका पहला भाग संघ एवं राज्य से, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है उससे ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, यानी आप किसी नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो सबसे पहले अगर अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया, यानी ये तो ऑप्शन इसमें नहीं होगा। दूसरा अनुच्छेद जो है वो कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना इसी अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो गया 2। अनुच्छेद 3 की बात करें तो ये कहता है कि किसी भी, जैसे हाल ही में अनुच्छेद 3 का बहुत उपयोग किया गया है सीएम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सॉरी तो अनुच्छेद 3 जो है इसमें क्या किया गया है कि परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, जो हम राज्य के नाम एवं उसके सीमा में जो परिवर्तन करते हैं तो क्या वो हमारा हक है कि नहीं, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत हमें हक प्रदान है। ठीक है, संसद करता है। अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में देखिए इसमें नए राज्यों से संबंध तो कुछ नहीं, लेकिन इसमें राज्यों की परिभाषा दी गई है। राज्यों की परिभाषा वो परिभाषा जो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत व आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के, इन 2 पार्ट के लिए यूजफुल है। जो राज्य की परिभाषा, हम कहते हैं ना कि राज्य ये कर सकता है, राज्य वो कर सकता है, राज्य की क्या शक्ति है, तो वो उस राज्य टर्म में, स्टेट नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात हम नहीं करते हैं, उस राज्य का टर्म बहुत बड़ा डिफाइन है। ठीक है, तो उस राज्य का टर्म का, उस राज्य टर्म में लगभग 4 पॉइंट हैं। उस 4 पॉइंट में 4 तरीके की बातें की। उस राज्य में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले आता है केंद्र सरकार एवं संसद, यानी अगर हम राज्य नाम ले रहे हैं तो उसमें केंद्र सरकार एवं संसद आएगा। दूसरा आएगा राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल। ठीक है, ये 2 लोग तो हो गए इधर मेन। तीसरा हो जाता है आपका पॉइंट स्थानीय सेवाएं। ठीक है, वो भी आते हैं, जैसे स्थानीय सेवाएं, जैसे आपका नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गया, ये स्थानीय सेवाएं में आते हैं, इसको भी हम राज्य के अंतर्गत ही रखते हैं। चौथा जो इसका पॉइंट होता है वो होता है अन्य प्राधिकारी। अब देखिए अन्य प्राधिकारी में होते हैं कौन कौन, वो सारे लोग आते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार में के नियंत्रण में जो काम करते हैं, निदेशन में जो कार्य करते हैं, या सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वेतन भत्ता, अनुदान, किसी तरह का पारिश्रमिक इत्यादि अगर वो प्राप्त करते हैं तो वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। यानी अगर राज्य क्या कर सकता है तो उसमें हम पंचायत की भी बात करते हैं कि पंचायत क्या कर सकता है, अन्य प्राधिकारी क्या कर सकता है, राज्य सरकार क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो इसके अनुसार आपका आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना आपका अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े
तो भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आरंभ की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। आरंभ में कितने अनुच्छेद, यानी शुरू में कितने आर्टिकल और कितनी शेड्यूल, ठीक है, इसके कितनी अनुसूचियां थी। तो ये तो हो गया आपका शुरू का पूछ रहा है ना। तो शुरू में आपके 373 5 नहीं थे, 375 8 नहीं थे, 395 और 8 थे। ठीक है, यानी आर्टिकल 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी जब शुरू में इसकी बात की गई थी। तो हालांकि अभी वर्तमान में ऑप्शन डी, अगर वर्तमान में पूछते तो ऑप्शन डी हो जाता है कि 400 प्लस अनुसूचियां और 12 से 400 प्लस आर्टिकल यानी अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां अभी शामिल हैं। यानी अगर आरंभ की बात कर रहे हैं तो 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। ऑप्शन तीसरे की तरफ, क्वेश्चन तीसरे की तरफ बढ़े तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? देखिए, सबसे पहले तो नागरिकता का प्रावधान भाग दूसरे में किया गया है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, यानी अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, जिसमें अनुच्छेद 5 में नॉर्मल रेजिडेंस के हिसाब से नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कि इसमें कहा गया था कि संविधान बनने के अगर आप 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हैं तो आप यहाँ के नागरिक हैं। अनुच्छेद 6 की बात करें तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पहले तो देखो, आप 5 में नागरिकता नॉर्मल हो गया, 6 अनुच्छेद जो है वो पाकिस्तान से भारत को आने वाले जितने लोग थे उनकी नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 7 जो है वो भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को आने वाले और अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 9 कहता है कि आप अगर किसी भी विदेशी सरजमी की या विदेश की आप नागरिकता अगर ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी यहाँ की नागरिकता स्वतः खत्म कर दी जाती है, वो बिल्कुल स्वतः खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी आर्टिकल 9 जो है वो एंड ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, आप कब होता है, आपकी नागरिकता कब खत्म की जाती है? जब आप बाहर की नागरिकता लेते हैं। तो 5 6 7 9 पूछ कह रहा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोग, यानी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए 6 और भारत से पाकिस्तान को जाने वाले के लिए नागरिकता का प्रावधान 7 में किया गया। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 6। चौथा क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? अब देखिए, इसमें क्या है, अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, छुआछूत की बात कर रहा है। अब एक एक करके अगर डिफाइन करें तो अनुच्छेद 14 में जो है, अनुच्छेद 14 कहता है कि आपका विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 जो है ये अवसर की समानता की बात करता है। यानी ये तीनों जो आर्टिकल हैं वो आपकी इक्वेलिटी की बात करता है। जो इक्वेलिटी का आपका आर्टिकल है वो आपका 14 से लेके 18 तक का है। तो 14 से, ये सारी इक्वेलिटी के आर्टिकल हैं, लेकिन 14 जो है आपका कानून के समक्ष समानता की बात करता है। 15 जो है वो सामाजिक समानता की बात करता है। 16 जो है वो अवसर की समानता की बात करता है। 17 जो है वो कहता है कि आप किसी से छुआछूत की भावना न रखें। ठीक है, छुआछूत की भावना न रखने का मतलब है कि आप किसी से अनटचेबिलिटी का बिहेवियर ना करें। ठीक है, तो आगे प्रश्न बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? देखिए, समता का अधिकार अनुच्छेद शामिल है आपका फंडामेंटल राइट में। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 5 तरीके के स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें क्या है हमारा कि अनुच्छेद फंडामेंटल राइट हमारा 12 से 35 तक है। हालांकि 12 में राज्य का डिफाइन किया गया है, राज्य शब्द का डिफिनीशन दिया गया है कि राज्य शब्द का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, हमने बता दिया राज्य शब्द का डिफिनीशन व्यापक होता है, जिसका प्रीवियस क्वेश्चन में। इसके बाद 13 जो नंबर होता है वो सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश देता है राज्य को कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी जिससे किसी भी व्यक्ति का संविधान भाग 3 में दिए गए अधिकार का हनन होता हो या कम किया जाता हो, न्यून होता हो। ठीक है, तो ये कैसे राज्य कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगा, यह आर्टिकल 13 कहता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 13। इसके बाद 14 से लेकर 18 तक जो है वो समता का अधिकार है।
19 से लेके 22 तक जो है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, और 23 से लेके 24 तक जो है वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो समता का अधिकार आपका जो अंतर्निहित हो जाएगा वो आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। इसके बाद आगे प्रश्न की तरफ बढ़े तो आगे का प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान आर्टिकल 20 में किया गया है। ठीक है, माफ करिएगा, आर्टिकल 21 में किया गया। आर्टिकल 20 जो कहता है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में है। आर्टिकल 21 जो है वो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी जो हजार्डस इंडस्ट्री है उसमें बालक लोग नहीं उसमें नियोजन करना चाहिए, उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए 14 वर्ष से कम बालकों का। तो ये आर्टिकल 24 है। ठीक है, तो 24 में लास्ट में 4 है और 14 वर्ष के बालक के लास्ट में एज में 4 है। 4 से 4 कोरिलेट करिएगा और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अक्सर पूछा जाता है कि 14 वर्ष से कम बालकों के लिए कारखानों में नियोजित होने का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद करता है, तो आर्टिकल 24। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण मैंने भी बता दिया कि ये आर्टिकल 20 है। ठीक है, गिरफ्तारी वाला आर्टिकल 20, क्योंकि देखिए आप गिरफ्तार करते हो 20 होते हो, आप जब कहते हैं ना कि पुलिस हम पर 20 पड़ जाती है यानी हावी हो जाती है तो हमें गिरफ्तार कर लेती है। तो कुछ इस तरह से याद कर लीजिएगा कि 20 से गिरफ्तारी और दो हाथ करने का, वो गिरफ्तारी के संबंध में कुछ अलग अधिकार दिए गए हैं, तो वो आपका आर्टिकल 22 है। मानव के दुर्व्यापार एवं बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसमें मानव के दुर्व्यापार बालक से रिलेटेड प्लस बंधुआ मजदूर, इन सब से रिलेटेड जो इन पे शोषण किया जाता है, ये आर्टिकल 23 में प्रावधान किया गया है। यानी आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार उत्तर हो जाएगा आपका डी। आगे की तरफ बढ़े तो मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद आपका देखिए, मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख कहीं हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन 19 हमारा जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अब 19(1) जो है 19(1)(a) यानी 19(1) क, बी, सी, डी, ठीक है, जो क, ख, ग, घ, है, ये हिंदी में ए बी सी डी ई एफ जी तक है। ठीक है, G7 यानी 7 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें सबसे पहले स्वतंत्रता है 19(1) क। 19(1) क में है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी में मीडिया की स्वतंत्रता निहित है। ठीक है, 19(1) क कहता है कि हमें किसी भी वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। चलिए आपको ये काम करता हूँ कि 19 वाला पूरा सीरीज आपको याद करवा देता हूँ। 19 में पूरी सीरीज एक छोटी सी कहानी है कि एक लड़का व्यापार करना चाहता है दिल्ली में। वो यहाँ से यानी एक छोटे से शहर से, एक छोटे से गांव से निकल के वो क्या करता है, दिल्ली में जाके अपना व्यापार स्थापित करना चाहता है। तो सबसे पहले उसके पास क्या करता है, वो अपनी माँ से बोलता है, यानी अपनी बात कहता है, अपनी अभिव्यक्ति करता है। वो हो जाता है आर्टिकल 19(1) क, यानी 19(1)(a) के तहत सबसे पहले अपनी माँ से बात करता है। ठीक है, 19(1) क के तहत। फिर 19(1)(b) के तहत जो है वो सभा एवं सम्मेलन करता है, घर में सम्मेलन होता है कि क्या बच्चा जाना चाह रहा है, क्या होगा, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, 19(1)(b). 19(1)(c) कहता है संघ एवं समिति का अधिकार। जब घर में बात हो जाता है, सभा सम्मेलन हो जाता है, तो फिर आपका आगे चलता है कि वो संघ मतलब अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है कि भाई मेरे को बिजनेस स्थापित करना है, चलो तुम लोग भी हेल्प करना मेरे साथ, चलो। ये हो गया सी। डी कहता है कि भारत में अब अगर जब घर से निकल गया, घर में बात हो गया, घर में सभा सम्मेलन हो गया, सी जो आर्टिकल था वो संघ और समिति बना लिया, तो अब डी क्या करेगा, वो भारत में घूमने के लिए जाएगा कि कौन सा स्थान ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो वो भारत में निर्बाध रूप से घूमने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19(1)(d) देता है। ठीक है, वो घूम के आता है तो पता चलता है कि दिल्ली बेस्ट प्लेस है किसी भी इंडस्ट्री के छोटे से बिजनेस को स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो वो आता है घर पे, कहता है, फिर घर वो घूम लिया, घूमने के बाद वहाँ निवास करने के लिए जाएगा, वहाँ रहने के लिए जाएगा, वहाँ बसने के लिए जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, ये आर्टिकल हमारा 19(1)(e) के तहत प्रावधान किया गया है कि आप किसी भी शहर में आराम से जाके बस सकते हैं। ठीक है, भारत राज्य के अंतर्गत किसी भी आप शहर में जाके बस सकते हैं। 19(1)(f) में प्रावधान किया गया है कि भारत में
आपका संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो इसको बाद में कैंसिल आउट कर दिया गया। इसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू, संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो हुआ था, 19(1)(f) को हटा के आपको यह अधिकार विधिक अधिकार में बदल दिया गया, लीगल राइट में बदल दिया गया, और इसको प्राविधानित किया गया 300A में। ठीक है, आर्टिकल 300A में इसको सबमर्ज किया गया। ठीक है, तो 19(1)(f) जो संपत्ति का अधिकार था उसको यहाँ से निरसित कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और उसको 300A में शामिल किया गया। 19(1)(g), F के बाद G, वो क्या कहता है? वो कहता है भैया आप, हम जो कहानी सुना रहे थे उसमें क्या कर रहा था? वो बिजनेस के पर्पज से गया था, बात किया 19(1)(a), सभा हुआ घर में 19(1)(b), उसके बाद उसने दोस्तों की संघ बनाई, समिति बनाई 19(1)(c), 19(1)(d) कहता है कि आपको घूमने का अधिकार है, वो घूमने गया। 19(1)(e), उसको भारत में कहीं भी निवास करने का स्थान है। ठीक है, 19(1)(f), भैया इन्वेस्ट करेगा ना बिजनेस में, संपत्ति का अधिकार, जो अब यहाँ से हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, उसको लीगल राइट बना दिया गया। 19(1)(g), उस 19(1)(g) क्या था आपका? व्यापार। ठीक है, यानी हमें कहीं भी भारत में फ्री रूप से व्यापार करने का अधिकार है। तो ये रहा आपका राइट ऑफ, जो भी आपका स्वतंत्रता देता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही मीडिया की स्वतंत्रता निहित है, वो है 19(1)(क) में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? याद रखिएगा, विदेशी नागरिकों को जो मूल आपका ये फंडामेंटल राइट है, उसमें 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो उनको विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं आते। फिर से ध्यान दीजिए, विदेशी नागरिकों को जो प्राप्त नहीं है वो आर्टिकल है 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, जिसमें 15 है, 15 आपका सामाजिक समानता की बात करता है, 17 जो है वो अस्पृश्यता की बात करता है, 20 जो है वो आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, और 21 जो है वो आपको कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, इमरजेंसी में भी क्या होते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, ये आप किसी से नहीं छीन सकते, ये आर्टिकल बहुत सबसे बेस्ट आर्टिकल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल सबको प्रदान होता है। 17 हो गया, यानी 15 जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अब देखिए 15 आर्टिकल में बात की गई है, 15वां जो आर्टिकल है इसमें 5 फैक्टर है। धर्म है, ठीक है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान। ठीक है, यानी यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द पीपल, आप किसी भी पीपल को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये 5 चीज हो गए। ठीक है, ये 5 चीज हो गए, तो ये 5 फैक्टर मान्य होते हैं। इन बेसिस पे आप किसी का क्या कर सकते हैं, विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विदेशी नागरिक जो है, एक बार फिर से याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, तो आगे प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि चिकित्सा का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? चिकित्सा का मूल अधिकार, देखिए इसका भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया, जैसे मीडिया की स्वतंत्रता कहीं डिफाइन नहीं की गई है, वैसे ही चिकित्सा का मूल अधिकार भी डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन हम चिकित्सा का मूल अधिकार अपने जीवन यापन, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में हम इसको शामिल करते हैं। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमें किस में शामिल है? अनुच्छेद 21 में हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार ये मुझे यहाँ से मिलता है। आर्टिकल 14 मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे सबसे पहले समता का यहाँ पे है, तो आर्टिकल 14 कहता है आपका विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष सब समान है, चाहे वो एक प्रधानमंत्री हो चाहे वो एक मजदूर वर्ग हो। ठीक है, वो सब समान है। अनुच्छेद 21 कहता है आपका कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में आप गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी सम्मिलित होता है। तो इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है ताकि इससे आप गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। चिकित्सा का अधिकार ये भी इसमें सम्मिलित है गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में। और जीविकापार्जन का अधिकार, यानी आप अपना लाइफ जीना चाहते हैं तो ये इस राज्य का हक बनता है कि आपको जीने में मदद करे, आपकी चिकित्सा में मदद करे, आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 में शामिल है।
21 एक में याद रखिएगा, 21 क में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा का अधिकार देता है, यानी उसको उनको राइट है कि वह शिक्षा लें। ठीक है, ये राज्य का दायित्व बनता है कि उनको शिक्षा प्रदान करे। ये अनुच्छेद 21 में शामिल है। अनुच्छेद 20 फिर से वही बात कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में, तो 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि कुछ रीट दायर करके आपका संरक्षण प्रदान करे। ठीक है, आपके मूल अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। और याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ही रीट जारी नहीं करती बल्कि हाई कोर्ट भी रीट जारी करती है। वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जारी करती है लोगों के मूल अधिकार को संरक्षित करने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है लोगों का मूल अधिकार संरक्षित करने के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत, तो अल्पसंख्यक हित किस में है। देखिए, सबसे पहले तो 14 तो है नहीं, क्योंकि 14 में मैंने बता दिया समानता का बात है। समानता किसकी समानता, तो विधि के समक्ष समानता। 15 में सामाजिक समानता, 16 में अवसर की समानता। ठीक है, 24 क्या कहता है, 24 कहता है, आपको मैंने बताया लास्ट में 4 है और बालक के 14 वर्ष में 4 लास्ट में है, तो 4 से को रिलेट करिएगा और बता दीजिएगा कि बालकों के लिए निषेध प्रदान करता है कि हजार्डस इंडस्ट्री में उनको काम नहीं करना है। अनुच्छेद 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को किसी भी रिलीजन को आप अबाध्य रूप से फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको संविधान आपको क्या करता है, फ्री में आपको एक हक देता है कि आप किसी भी तरीके का धर्म फॉलो कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 जो है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 और 30 ये है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 में आपको अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, अल्पसंख्यक की भाषा लिपि का संरक्षण जो भी है, मतलब इनके संरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 29 के तहत किया गया है, जिसमें 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई। 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद 29-30 जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। ठीक है, चलिए, तो इसके तहत इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। आगे की तरफ बढ़े तो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, आर्टिकल की बात कर रहा है, तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को कहा था कि अगर यह 32 अनुच्छेद नहीं रहता, यानी 32 में क्या है कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट लोगों के मूल अधिकार को संरक्षित करता है। अगर किसी कोई हनन पहुंचाने की कोशिश की तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 अगर नहीं रहता, वो कहते थे, तो अनुच्छेद एक तरह से वेस्ट हो जाता, कोई इसमें फायदा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, हालांकि याद रखिएगा, अगर मैं ये बोलूं कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल, याद रखिएगा, उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल को डॉक्टर के.एम. मुंशी साहब ने, जो एक राजनीतिक, जिन्होंने ये कहा था कि प्रस्तावना क्या है, एक राजनीतिक जन्म पत्री है। ठीक है, तो उन्होंने प्रस्तावना को तो जन्म पत्री कहा था। प्रस्तावना को जन्म पत्री किसने कहा, के.एम. मुंशी साहब ने। प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुर दास भार्गव साहब ने। तो याद रखिएगा, सबसे आसान तरीका कि अगर अनुच्छेद पूछे कि संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 32 भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। और अगर पूछे कि संविधान की आत्मा वह कौन सा भाग है, तो आप बोलेंगे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना ऐसा भाग है जिसको संविधान की आत्मा कहा गया। और ये किसने कहा था, ये कहा गया था ठाकुरदास भार्गव साहब ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रियम्बल को यानी प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री भी कहा था। ये किसने कहा था, चूंकि आप चुका है प्रश्न, इसलिए हमने तीनों मर्ज किया। ठीक है, राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा था, ये कहा गया था आपके के.एम. मुंशी द्वारा। के.एम. मुंशी कौन थे, तो प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब।
ये 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, आराम से सुनिए ध्यान से। अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करके लिखते चले जाइए, आपका तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 जो है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार, 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 40 जो है ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, ये ग्राम पंचायतों का इसमें उल्लेख है। आर्टिकल 32 जो है इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है और लोगों के मूल अधिकार को संरक्षित करती है। तो यही संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था इसको मूल अधिकार, ठीक है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़े तो अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी कर सकती है, और मैंने भी बताया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट के पास भी अधिकार होता है, लेकिन वो अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। याद रखिएगा ये आर्टिकल 32 है, सुप्रीम कोर्ट इसमें रिट जारी करती है, इसमें 5 तरीके की रिट होती हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, उसमें भी 5 तरीके की रिट होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आगे की तरफ बढ़े, चलिए तो प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत आम नागरिकों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। अभी मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत उसको यह अधिकार है कि जब वह आम नागरिकों की रक्षा के लिए वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 कितने तरह की रिट होती हैं, 5 तरीके की रिट होती है। कौन कौन सी होती है, हैबियस कार्पस होता है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्टियोरारी उत्प्रेषण और कोवरेंटो अधिकार प्रेक्षा, ये 5 तरीके का आपका रिट है जो जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 32 एक बार फिर से बता दूं कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है रिट, ठीक है। यहाँ पे दिया है आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 याद रखिएगा। आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 33-35 की बात करें तो 33 में है कि हमें पूरा अधिकार है, आम नागरिकों को तो पूरा अधिकार है, लेकिन जो सर्वोच्च बल में होते हैं, जो बल में है, सेना में है, जो सेना में प्रदत्त अधिकारी हैं, उनको पूरी राइट नहीं दी जाती है, ठीक है। उनके कहीं ना कहीं राइट पे क्या होता है, कुछ निर्बंधन होता है, रोक होता है, जो संसद के द्वारा सैन्य बलों, सुरक्षा बलों, सूचना और ये जो आपका आईबी है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वो क्या करता है, वो उन पे मूलाधिकार के प्रयोग पर रोक और निर्बंधन प्रदान करता है कि आप पूरी तरीके से रोक है, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, कुछ रोक है, ठीक है। आप ये नहीं चिल्ला सकते कि नहीं वी हैव राइट टू स्पीक एंड वी हैव राइट टू से एवरीथिंग, ठीक है, हमें सब कुछ कहने का अधिकार है, हम सब कुछ कह सकते हैं, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जब बल में हैं, आप जब सेना में हैं तो वहां पे निर्बंधन होता है, ठीक है। तो यह आर्टिकल अनुच्छेद 33 कहता है। अनुच्छेद 35 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि संसद द्वारा मूलाधिकारों के संरक्षण के लिए जब दंड बनाने की शक्ति जो होती है वो होती है 35, यानी आर्टिकल 35 किसको, संसद को यह अधिकार प्राप्त करता है कि अगर कोई मूल अधिकार को क्या करे, हनन करे, तो उसके खिलाफ आप दंड बना सकते हैं, या कुछ ऐसे जो संरक्षण है मूल अधिकार के संरक्षण, उसके खिलाफ आप दंड बना सकते हैं। ये संसद को शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 35, ठीक है। आर्टिकल 226 बताई दिया, रेट जारी करने की शक्ति किसको, हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए तो इसके अनुसार आर्टिकल 32 राइट आंसर 1। आर्टिकल आगे की बात, किस रिट को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है। देखिए अब 5 रिट के बारे में हम फटाफट थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। इसमें पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई किस रिट को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार प्रेक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। इस रिट में क्या होता है कि आप जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह यह याचिका यानी यह याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली याचिका दायर कर सकता है हायर कोर्ट में, ठीक है, कि हमें ऐसे तरीके से गिरफ्तार किया गया, विधिक तरीके से हमें गिरफ्तार नहीं किया गया, न्याय नहीं फॉलो कर रहे, जो भी, ठीक है। तो आप इसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण एक्शन में लिया जाएगा, ठीक है। आगे जो रीट होता है वो होता है परमादेश। अब ये देखिए परमादेश रीट क्या होता है, मैंडमस जिसको बोला जाता है। परमादेश होता है कि परम आदेश, ठीक है। ये क्या करता है, जब आप
किसी भी कार्यपालिक की अधिकारी के, ठीक है, या फिर कोई जो नियोजन अधिकारी होता है उसके खिलाफ आप एक्शन लेना चाहते हो, ठीक है, या आपको ये लगे कि यार वो अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो आप यह याचिका दायर कर सकते हो। यह याचिका क्या हो, दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो बड़ी आपके कोर्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, उस प्राधिकारी पर एक्शन लेंगे और उनको आदेश देंगे कि आप इस चीज़ को फॉलो करिए, बिकॉज ये आपका परम कर्तव्य है, या यह मेरा आदेश है कि आप इस चीज़ को करो, ये आपका परम कर्तव्य है। तो ये परमादेश होता है। प्रतिषेध क्वावरेंटो क्या होता है भाई, क्वावर माफ करिएगा, क्वावरेंटो उल्टा हो गया क्या, उल्टा, सॉरी, ये लिखा टाइपिंग में एरर हो गया है इधर। प्रतिषेध जो होता है वो होता है प्रोहिबिशन, और अधिकार प्रेक्षा जो होता है वो होता है क्वावरेंटो, ठीक है। तो प्रतिषेध क्या कहता है, मना, यानी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट किसको करता है, यानी अपर कोर्ट जो होता है, जब आपको ये लगे कि यार कोई सबऑर्डिनेट न्यायालय में या सबऑर्डिनेट न्यायालय में कोई भी प्रकरण चल रहा हो जो त्रुटिपूर्ण चल रहा हो, त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया चल रही हो, गलत साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा हो, ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हुए भी वो क्या हो रहा है, केस चल रहा है, ठीक है। तो जब ये केस चल रहा होता है तब आप इसको क्या करते हैं, इसको रुकवाने के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल सकते हैं। यही होता है प्रतिषेध। तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना करेगी, हाई कोर्ट उसको मना, अब उसका अपर जो कोर्ट होता है वो मना करता है कि आप यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, या आप यह चीज गलत कर रहे हैं, आप इसको रोकिए, तो वो प्रतिषेध होता है। उत्प्रेषण क्या होता है, उत्प्रेषण ये देखिए जस्ट इसके उल्टा होता है। ये प्रतिषेध जो होता है, ये केस चल रहा होता है तब प्रतिषेध हम करते हैं, और जब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट या जब कोई लोअर कोर्ट अपना डिसीजन गलत साक्ष्य पर अधिकार क्षेत्र में न रहते हुए या फिर त्रुटिपूर्ण तरीके से, किसी तरीके से अगर गलत वो उसने सुना दिया है, निर्णय दे दिया है, तब आप उत्प्रेषण दायर करते हैं। उत्प्रेषण दायर करते हैं हायर कोर्ट में, फिर उसके पास ये अधिकार हो जाता है हायर कोर्ट को कि फिर से वो क्या करता है, वो केस को जो होता है उस पर फिर से लीगल एक्शन लेता है और फिर से पूरा देख रेख करके, पूरा इन्वेस्टिगेट करके फिर से आपको उस पर क्या करता है, आपको फैसला सुनाता है। तो उत्प्रेषण होता है ये। अधिकार परीक्षा क्या होता है भाई, अधिकार परीक्षा मतलब आपका जो ये अधिकार है वो किस हक से मिला आपको, ठीक है। जब आप ये लगे कि जब कोई सरकारी पद पर या कार्यपालिका अधिकारी जो सही ढंग से नहीं काम कर रहा हो, आपको लगे कि यार ये सही ढंग से इसकी नियुक्ति नहीं हुई है, पता नहीं कैसे यहाँ बैठ गया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी पद की जांच के लिए आप आवेदन कर सकते हो, या ये रिट दायर करता है हायर कोर्ट या बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये करता है। और ये क्या करता है, ये उस अधिकारी को बोलता है कि आप कैसे यहाँ बैठे हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप इस कैसे विधि पूर्वक बैठे हो या नहीं बैठे हो, पूरा वो संज्ञान में लेता है। अगर उसको लगेगा कि हाँ उसने सही एक्सप्लेनेशन दिया है तब तो अपने पद पर काबिज रहेगा, अगर वो नहीं तो फिर उसको उसके पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, वो अपना पद भी खो सकता है, ठीक है। तो ये होता है अधिकार परीक्षा। थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। प्रतिषेध प्रोहिबिशन होता है, अधिकार परीक्षा क्वावरेंटो होता है, ठीक है। ये 5 तरीके की रिट दी गई है जो हमें हमारे मूल अधिकार को संरक्षित कराने में मदद करती है। तो किस रिट को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है, आप एक बार निर्णय दिया जा चुका है, फिर भी उस पर आप पूरी तरीके से क्या करो, फिर से री इन्वेस्टिगेट करके उसको सही तरीके, उसका एक एक अंग निकाल के देख के फिर उस पर डिसीजन सुनाओ। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, उत्प्रेषण कहा जाता है। पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है उत्प्रेषण को। सर्टियोरारी इज नोन एज द पोस्टमार्टम ऑफ द रेट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो मूल अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो मूल अधिकार का प्रावधान देखिए अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। अमेरिका से मूल अधिकार का प्रावधान है। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो हमने अभी पढ़ा 12 से लेके 35 तक, वो फंडामेंटल राइट है, वो अमेरिका से लिया गया है। मूल कर्तव्य, अक्सर कंफ्यूज होते हैं लोग, मूल अधिकार इज फंडामेंटल राइट एंड मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट इज ऑप्टेड फ्रॉम अमेरिका, वेयर एज मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारा कर्तव्य है वह सिर्फ कर्तव्य है, यह अधिकार है। हमारा फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो लिया गया है यूएसएसआर यानी रसिया से, ठीक है। याद करने का तरीका याद रखिए कि अमेरिका कहता है कि भैया मेरा वर्चस्व पूरा कायम है, तो मेरा अधिकार है कि मैं सब पर राज करूंगा, मेरा अधिकार है कि मैं ऐसे करूं वैसे करूं ऐसे करूं। जबकि रूस हमारा दोस्त है, हमारा परम मित्र है, जैसे कि आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल फैक्ट याद करने का तरीका कि दोस्त का मूल कर्तव्य होता है कि अगर कोई दोस्त फंसा होता है किसी मुसीबत में तो उसकी मदद करे और उसकी रक्षा करे। तो यार ये रसिया से लिया गया है।
अभी हमने पढ़ा था ना न्यायिक पुनर्विलोकन, आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 13 यानी न्यायिक वो भी यूएसए से ही लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन 1 से लेकर 15 तक। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह सर्च करिए यूट्यूब में, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हों और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएं। आपके व्यूज़ और आपके कमेंट और आपके लाइक हमारे लिए वही मोटिवेशनल रहेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह। धन्यवाद।